नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और राजस्थान का मामला अब एक सीडी केस में फंस गया है। अदालत में तो चल ही रहा है और जो अदालत की सुनवाई है वो फिलहाल मुलतवी कर दी गई है, यानी अगले 2 दिन और राहत रहेगी। अब सोमवार को तय होगा कि क्या मामला बनेगा। लेकिन इस बीच एक ऑडियो सीडी आई है और उसमें बातचीत सुनाई दे रही है 2 लोगों की, एक खरीदार की, एक बिकवाल की, एक विधायक है, कोई संजय जैन है, फिर बीच में एक कोई गजेंद्र सिंह की बात। ये सारी सीडीज जो है, ऑडियो सीडी बहुत वायरल हो रही है और इसको लेकर के कांग्रेस का आरोप है कि ये सब देखिए जो हम कह रहे थे कि बीजेपी ने पूरा खेल रचा है, उसके ये सामने आए हैं। इस मामले में एफआईआर भी की गई है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एफआईआर में दिलचस्प बात यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम से नहीं है, वो किसी गजेंद्र सिंह के नाम पे है। कि अगर आप इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर वो सीधे सीधे नाम पे होनी चाहिए। तो अब मामला काफ़ी उलझता जा रहा है। अब तक जो नंबर साफ नहीं दिख रहे थे, अब वो थोड़ा थोड़ा साफ होने लगे हैं कि 18 एक तरफ हैं, फिर 2 को और सस्पेंड कर दिया गया। इससे लगता है कि खेल कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और ये पिक्चर अभी रुकने वाली नहीं है। इसका पटाक्षेप कैसे होगा, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विशेष मेहमान है उनका परिचय करा दें आपको। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और इसके साथ ही AK वाजपेयी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। और अभय दुबे जी हैं, जो CSDS के प्रोफेसर हैं। स्वागत है आप सबका। राजीव त्यागी जी, अगर इतना भरोसा है कि बीजेपी ही इस कांड को अंजाम दे रही है, तो फिर आपने नामजद FIR क्यों नहीं करी? देखिए, निश्चित रूप से FIR जब भी की जाती है किसी भी विषय में, उसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं। क्या चार्जशीट दाखिल हो गई? चार्जशीट दाखिल करने में तो काफी टाइम होता है पंडित जी। दूसरी बात यह है कि एक जांच का विषय है। ये प्रजातंत्र निश्चित रूप से आपके लिए भी इतना महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी इतना महत्वपूर्ण है, प्रेम शुक्ला जी के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है, और जो सज्जन मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र का जो ढांचा है देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रजातंत्र को बुलडोज कर रही है, प्रजातंत्र को खत्म कर देना चाहती है और संविधान को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, चिंता का विषय है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि सत्ता की ऐसी हवस आप में क्यों है, जबकि पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। आज 10 लाख से ऊपर लोग हमारे यहाँ संक्रमित हो गए हैं। पूरा देश चीन को लेकर के चिंतित है, पूरा देश बेरोजगारी को लेकर के चिंतित है, पूरा देश किसानों की समस्याओं को, छोटे उद्योगपतियों की समस्याओं को लेकर चिंतित है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रजातंत्र को बुलडोज करने में लगी है। सिर्फ मंडी लगा करके विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा एक ही सवाल है कि ये प्रजातंत्र जितना आपका है उतना मेरा भी है। आप प्रजातंत्र को इस तरह से क्यों खत्म कर देना चाहते हैं? चुनी हुई सरकार है। राजस्थान की सरकार के विषय में एक बात और कहना चाहूंगा वाजपेयी साहब कि राजस्थान की सरकार अगर आप देखेंगे तो कोरोना संक्रमण को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजस्थान सरकार की तारीफ करने का कार्य किया था और राजस्थान सरकार की तारीफ करके उन्होंने कहा था कि राजस्थान का मॉडल बेस्ट मॉडल है। ऐसे समय पे जब राजस्थान सरकार बेहतर काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की मंडी सजाई, मंडी सजा करके लाल लाल गुलाबी नोट लगाए और गुलाबी नोट लगा करके भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करना चाहती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहेंगे कि कांग्रेस के विधायक हम सब बिकने को तैयार थे इसलिए हमने खरीद लिए। मैं पूछना चाहता हूं, रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना रिश्वत लेने वाला। प्रजातंत्र बचेगा तभी जाकर के पार्टियां बचेंगी, पार्टियां बचेंगी तभी जाकर के प्रजातंत्र बेहतर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि अपने गिरेबान में झांके और झांक करके प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें करना छोड़ दें। एक शेर से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ओछे जब उरूज पे आ गए, ओछे जब उरूज पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कमजोर पे गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। बात बात पे जो सबूत की बात करते थे, हर जगह का सबूत मांगते थे, अब वो सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी सरकार थी, इतने दिन से आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पकड़ लेते रंगे हाथों। देखिए मैं बताना चाहता हूं आपको। हाँ। आज ही पंकज जैन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। संजय जैन जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको गिरफ्तार किया गया है। संजय जैन के साथ साथ और भी गिरफ्तारियां होंगी, आप थोड़ा इंतजार करिए। SOG अपना काम कर रही है। ये गिरफ्तारियां इसलिए सुनिश्चित होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने हॉर्स राइडिंग करने में योगदान दिया है, उन सबको गिरफ्तार इसलिए होना चाहिए कि प्रजातंत्र का ये माहौल बना रहे थे।
देश की डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं ये गिरफ्त रखने का काम कर रहे थे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार होना चाहिए और समय आने पे आपको बहुत सारी कार्रवाई होते हुए दिखेंगी। प्रजातंत्र की आप दुहाई दे रहे हैं और अशोक गहलोत सचिन पायलट को गद्दार कह रहे हैं। 6 महीने से बातचीत नहीं हुई थी, ये कैसा प्रजातंत्र था आपके इंटरनल? उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हो रही थी जी और सचिन पायलट जी के परिप्रेक्ष्य में जो आपने बात कही है, हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं पार्टियों में निश्चित रूप से मत भिन्नता होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि अपने दल को और अपनी मां को क्या नाम उसका आंचल उघाड़ने का काम करता है तो निश्चित रूप से वो गलत कार्य करता है। क्या मत भिन्नता अडवाणी साहब में और मोदी में नहीं है? मोदी साहब में नहीं है, दोनों में मत भिन्नता, बुरी तरह से मत भिन्नता कि अडवाणी साहब बेचारे अपने घर में पड़े हुए हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता है। तो अडवाणी साहब ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली क्या? अपना घर संभालिए ना पहले। आपने बहुत अच्छी बात कही। आप जो सुनिए ना, पर राजू जी सवाल सुनिए पहले। आप जो कार्ड खेल रहे हैं कि वो गद्दार है, अपनी पार्टी से धोखा दे रहे हैं, मतभेद होता मनभेद होता, अरे तो भाई मतभेद तो सुलझा लेते ना फिर आप घर के अंदर। देखिए मतभेद सुलझाने की पूर्ण कोशिश की गई। कब बताइए गहलोत जी और सचिन जी के बात कब हुई है? बताइए गहलोत और सचिन पायलट की बात कब हुई? कब उन्होंने मतभेद सुलझाया? आपसे पूछना चाहता हूं, 26 वर्ष की आयु में जिस व्यक्ति को सांसद बना दिया गया, 32 वर्ष की आयु में जिस व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, 36-38 वर्ष की उम्र में जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया पार्टी के द्वारा, उनको पार्टी ने देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है। तजुर्बा नहीं था क्या उनके पास? हम सबका दायित्व है। उनके पास तजुर्बा नहीं था क्या? देखिए तजुर्बा की बात जो आप कह रहे हैं, तजुर्बा तो फिर अगर बात करेंगे तो 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, 5 बार के एमएलए हैं, 2 बार के सांसद हैं। तो वैल्यू किसको करते हैं आप? तजुर्बे को कि उम्र को? वैल्यू किसकी है, तजुर्बे की उम्र की? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जोश और होश दोनों का ही समावेश होना चाहिए राजनीति में। हमने दोनों को मिलाकर के कार्य किया था 2018 के चुनाव में। एक मैं पंडित जी कंप्लीट कर दूं प्लीज? हाँ करिए ना, मैं तो ओके बोला हूं। हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जोश और होश का समावेश कर करके हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा था, हमारा प्रश्न बहुत स्पष्ट है पायलट साहब के समर्थक लोगों से कि यदि पायलट साहब की इतनी स्वीकार्यता थी तो 50-60 एमएलए से ऊपर होने चाहिए थे जो उनको चुनते विधायक दल की बैठक में। विधायक दल की बैठक में जिस तरह से चुनाव हुआ उसमें अशोक गहलोत जी को चुना गया। एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूं, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो विधायकों ने जिनको चुना, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। होता है ऐसी अशोक गहलोत जी को चुना गया। आपने एकदम सही उदाहरण दिया है, लेकिन क्या केशव प्रसाद जी पार्टी तोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए? मैं केशव प्रसाद मौर्य जी की तारीफ करूंगा, चैनल पे बैठ के तारीफ करूंगा। करना ही पड़ेगा ना आपको, करना पड़ेगा, क्योंकि उनका केंद्रीय नेतृत्व, उनका राज्य नेतृत्व, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो इश्यू सुलझा लेता है। आप अभी कह रहे थे ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है। अब इस प्रश्न का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे बता दें। शत्रुघ्न, मैं भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछूं? जो सामने दिख रहा मैं वो बता रहा हूँ, वो तो मैं बाद में पूछूंगा उनसे। क्यों आ गए? क्या उनसे मतभेद, उनके मतभेद नहीं थे जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए? मैं कह रहा हूं मतभेद का मतलब ये था कि आप सुलझाते, आप कह रहे जोश और अनुभव। तो मैं मेरे सवाल का जवाब दिलवाइए। मेरे सवाल का अभी दिलवा रहा हूं ना, पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी भी आप जितने सवाल उठा रहे सबका जवाब देंगे, वही देंगे, मैं थोड़ी दूंगा। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उनका कितना अनुभव था, जब सोनिया गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था तब उनका कितना अनुभव था, और अभी ताजा प्रियंका गांधी जी को महासचिव बनाया गया, उनका अनुभव बता दीजिए आप। तीनों प्रश्न जो तीनों के बारे में, नेताओं के बारे में आपने जो प्रश्न किए हैं, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम से कम 4 साल रहे और 4 साल तक उन्होंने सेवा देने का कार्य किया। क्या ये आपको बुरा लगता है कि कहीं अगर कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का चुनाव करे? क्या ये आपको दिखता नहीं कि 2014 में मोदी जी को चुना गया और अडवाणी जी को नकारा गया? तो ये तो चुनने की बात जो है निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का एक निर्णय था, जिन्होंने राजीव गांधी जी को चुना समय रहते हुए, सोनिया गांधी जी को चुना समय रहते हुए, और प्रत्येक दल अपने हिसाब से रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि हम बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए राजीव जी, आप भी 15, 20, 25 साल से राजनीति में हैं। अब ये सवाल दोबारा मैं कहूंगा कि कैसे चुने जाते हैं और कैसे मुहर लगवाई जाती है, तो फिर बहस दूसरी तरफ चल जाएगी। प्लीज प्रियंका गांधी का अनुभव बताइए फिर आप, क्या अनुभव उनका महासचिव बनाई गई वो? क्या चीज दोबारा पूछिए प्लीज। प्रियंका गांधी महासचिव क्यों बनाई गई, अनुभव बताइए उनका।
देखिए, प्रियंका गांधी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी, रायबरेली से लेकर के अमेठी तक और अन्य बहुत सारी जगह पे भी चुनाव प्रचार में गई। राजीव जी, आप उस तर्क को क्यों डिफेंड कर रहे हैं जिस पे नहीं जाना चाहिए आपको भी? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने सचिन पायलट का नाम लिया। प्रियंका जी रायबरेली में सिर्फ सोनिया गांधी जी की एक प्रतिनिधि के तौर पर साल में एक बार जाती हैं। इसको आप कह रहे हैं कि राजनीतिक अनुभव है इनका? हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक बार जाने का सूचना हो, लेकिन मेरे पास और किससे मिलती मैं कहूँ ये भी बताऊं आपको कि वो वहां जाके अपने कांग्रेस के दो चार नेताओं से मिलकर चली आती हैं। तो उस बहस में मत जाइए ना, अनुभव की बहस मत करिए सर। उसी 3 राज्यों में जब चुनाव जीत के आई थी कांग्रेस पार्टी तो 2 के अध्यक्ष को बनाया गया, तीसरे वाले अध्यक्ष को रोक दिया गया, जबकि उसी के दम पे आप चुनाव जीत के आए थे। तो अब इस बहस को यहाँ पे छोड़िए, जरा शुक्ला जी को लाते ना। अब सब सवाल आप इस थोड़ी पूछेंगे। शेर पढ़ दीजिए तो बात मत बोलिए। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं। हाँ बोलिए। प्रियंका गांधी जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं, हमें प्रियंका गांधी जी पे गर्व है। होना चाहिए भाई, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं भाई। आप किसी को भी अपना नेता मानिए, आपका अधिकार है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था अनुभव क्या आपने बात की इसलिए मैंने पूछ लिया। बाकी आप किसी को नेता बनाइए, हमें थोड़ी कोई दिक्कत है। शुक्ला जी बहुत सारे सवाल उठाए हैं और मेरा भी एक सवाल जोड़ लीजिएगा कि आप लोगों का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप हो गया है। प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछा मैंने। प्रोजेक्ट है ये, इसके बारे में तो किसी के पास नहीं, मैं वही कह रहा हूँ पायलट प्रोजेक्ट कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई पायलट प्रोजेक्ट। अरे वो सीडी आ गई ना, आपके नेता वेता पकड़े जा रहे हैं कांग्रेस के। हाँ मैं उसी, वो तो फर्जी सीडी है साहब। इन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम लिया सुबह सुबह। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि साहब मेरी आवाज नहीं है, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, और एसओजी की इच्छा हो तो मुझे बुलाए, मैं आकर वहां बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हूं। तो किसी प्रकार की, देखिए अब आपके घर में झगड़ा है साहब, सचिन पायलट अशोक गहलोत के झगड़े को आप मिटा नहीं पा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने उसमें कई बार प्रयास किया, ऐसा खबरों से ही सब सामने आया है। आप उनके सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रहने के बावजूद 6-6 महीने, साल भर आपस में बातचीत नहीं कर सकते। तो क्या ये बात कराने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी का है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी जिम्मेदारी ले कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में सामंजस्य स्थापित करें। यह दायित्व भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह दायित्व था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, जिसमें कांग्रेस विफल रही है। अब आपकी विफलता, आपके लोग आपस में लड़ रहे हैं और आप अपनी लड़ाई को दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो आप दूसरों पर ठीकरा फोड़ेंगे तो ठीकरा दूसरों पर फूट नहीं जाएगा ना, बल्कि आपका अपना दल फूट जाएगा, आपका अपना दल टूट जाएगा, जो दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने एक मिनट मैं तो पूछ लूं सवाल पहले। मध्य प्रदेश में भी आपने ऐसा एक प्रयोग किया था, कर्नाटक में भी ऐसा किया, ऐसा तो आरोप तो लगेगा ना आपके ऊपर। परिस्थिति जन्य साक्ष्य अभी वाजपेयी जी आरोप लगाइए ना, क्या आप लोग पीछे से हवा दे रहे हैं उसको? आरोप लगाइए ना। देखिए मध्य प्रदेश में, अरे भाई देखिए हम राजनीतिक दल है, अगर कोई हमारे पास हमारे विचारों को, हमारे सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए संवैधानिक लोकतांत्रिक ढंग से यदि हमारे दल का सदस्य बनना चाहे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कांग्रेस से उसकी पार्टी नहीं संभल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं, इस तरह का नियम बनाए? ये चाहते हैं, ये नया लोकतंत्र की नई इबारत लिखी जा रही है कि साहब इनका घर इनसे नहीं संभलेगा, ये अपने नेताओं की अवमानना करेंगे, अपने नेताओं पर फर्जी केस करेंगे, अपने नेताओं के टेलीफोन टेप करेंगे। आपको तो याद होगा 1985 के में जो है रामकृष्ण हेगड़े जी की सरकार खतरे में क्यों आई थी? क्यों खतरे में आई थी? क्योंकि टेलीफोन टेपिंग की जा रही थी। यहाँ अशोक गहलोत टेलीफोन टेपिंग डिप्टी सीएम का कर रहे हैं और उस टेलीफोन टेपिंग के पर करतल ध्वनि बजा रहे हैं। तो साहब आप अपराध आप करेंगे। ठीक है शुक्ला जी, राजीव जी छोटा जवाब दीजिए, इसके बाद वाजपेयी जी और दुबे जी के पास जाऊंगा मैं। छोटा जवाब सर। मेरे मित्र ने 2-3 चीजें कही, प्रेम शुक्ला जी ने। हाँ। बहुत सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हट करके कोई भी नेता यदि कांग्रेस पार्टी में या अन्य किसी दल में रहता है और वो किसी राजनीतिक परिवार से आता है तो परिवारवाद की बात उठाते हैं। अभी कांग्रेस में तो बड़ा परिवारवाद है। लेकिन जब आपकी गंगा जी में आ जाता है, जो कि हालांकि सड़ी हुई गंगा जी है, उसमें जब आ जाता है तो आप उसको कहते हैं बड़ा शुद्ध हो गया, इसका परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो आपके राहुल गांधी जी हो, अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जो परिवारवाद का पोषण करने का काम करते हैं। लेकिन आप जब आपके यहाँ आता तो आप कोई आरोप नहीं लगाते उस नेता पे।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या हमारे देश को इस वक्त प्रजातंत्र को बुलडोज करने वाली शक्तियां चाहिए या प्रजातंत्र को अरे तो ये सवाल आपको सचिन पायलट से पूछना चाहिए ना कि वो प्रजातंत्र को क्यों बुलडोज करना चाहते हैं, अपनी सरकार क्यों गिराना चाहते हैं? ये तो मतलब जबरदस्ती वाला सवाल है। अवसर देना चाहिए आप। नीरज वाजपेयी जी के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूं सब विधायकों से। आप मेरे माध्यम से क्यों पूछ रहे हैं? आपके विधायक आप डायरेक्ट उनसे संपर्क करके पूछते। जब पूरा खेल बिगड़ गया तो आप मेरे माध्यम से पूछना चाह रहे हैं। ये पहले करना चाहिए था। देखिए साल सवा साल से आपके शो पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के सभी उन नेताओं से राजस्थान के हैं, उनको याद दिलाना चाहूंगा 2018 में जब वो चुने गए थे कांग्रेस के सिंबल पे चुने गए थे, इस हाथ के चुनाव चिन्ह पे। त्यागी जी ये कार्य आपको एक साल पहले से करना चाहिए था। नाराजगी पहले दिन से है। अतः उनका सम्मान, नाराजगी जो है वो पहले दिन से है। ये ऐसा थोड़ी आज नाराज हो गए हैं। वो जब सीएम चुना जाना था तो दिल्ली से जयपुर के बीच में कितनी बार फ्लाइट गई मुझे तो याद भी नहीं होगा। तो इसलिए ये आज आप जब सब कुछ कांड हो गया तो आप मेरे माध्यम से कहना चाह रहे। खैर ठीक है, मैं जरा दो और मेहमान है विश्लेषकों को भी शामिल करता हूं। दुबे जी, आपका विश्लेषण क्या है इस परिस्थिति में? घर नहीं संभल रहा है और बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। देखिए, पहले भी हम लोग आपके चैनल पर बहस कर चुके हैं इस सवाल पे, और आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा है और भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाना चाहती है, और ये कह के आपने सारी बातें कह दी हैं। मैं जरा थोड़ी सी इस चर्चा को भिन्न दिशा में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि इसके तथ्य हम लोगों के सामने सब स्पष्ट हैं ही। जो एक बातें कही जा चुकी हैं उनको बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, भाजपा के भी हैं, और आदरणीय वाजपेयी जी भी हैं। लोक जनशक्ति के प्रवक्ता होने के साथ साथ बहुत बड़े वकील भी हैं। देखिए, अगर दल बदल विरोधी कानून का कील कांटा दुरुस्त कर दिया जाए, अगर जनप्रतिनिधि कानून की पुनः समीक्षा कर ली जाए, अगर चुनाव सुधार हो जाएं, अगर संसदीय सुधार हो जाएं, तो जिस तरह की समस्या अभी राजस्थान के अंदर आ रही है, या जिस तरह की समस्या कभी उत्तराखंड में आई थी, कभी गोवा में आई थी, कभी मणिपुर में आई थी, और जाने कितने प्रदेशों में आ चुकी है, कर्नाटक में आ चुकी है, मध्य प्रदेश में आ चुकी है, इस तरह की समस्याएं आना बंद हो जाएंगी। ये समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे लोकतंत्र का जो संरचनात्मक ढांचा है ये पुराना हो गया है। इसमें बहुत से लोगों ने गड़बड़ियां करने की, बदमाशियां करने की, हेरफेर करने की गुंजाइशें निकाल ली हैं, और बड़े वो कामयाबी के साथ कानून को अपनी जगह पर रखते हुए जैसा मन में आता है उस तरह की विकृत राजनीति करते हैं। जो सरकारें गिनाई जाती हैं, बहुमत की चुनी हुई सरकार, जो शुरू में तो एक बहुमत कम था लेकिन बाद में बहुमत प्राप्त कर लिया, उस सरकार को उसी के अंदर से चुनौती मिल रही है, और उस चुनौती का लाभ जो है जो प्रमुख विपक्षी दल है वो उठा रहा है उसमें। और उसके अंदर जितने तरह की गंदगी हो सकती है, जितने तरह की राजनीतिक अनैतिकता हो सकती है, हमारी आंखों के सामने हो रही है। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इस प्रश्न के ऊपर विचार नहीं करते हैं कि ऐसी परिस्थिति कैसे बनाई जाए कि यह नौबत ही ना आने पाए। सर वो तो मेरा मानना यह है कि इन बातों को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट का पत्ता पूरी तरीके से साफ कर देना चाहते हैं। इसीलिए इस लड़ाई में जीत की तरफ बढ़ने के बावजूद भी उन्होंने सरेआम यह कहा कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इनकी घिसाई नहीं हुई है, ये केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो चाहता है कि सचिन पायलट किसी तरीके से पार्टी में बने रहें। आखिरकार वो राजस्थान के जो 6% गुर्जर मतदाता हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, और उनके पिताजी के जमाने से उनका परिवार उनका गुर्जरों के बीच में एक बड़ी हैसियत रखता है। तो ये स्थिति है। मेरा मानना है कि बुनियादी प्रश्न विचार होना चाहिए। लोकतंत्र का संस्थागत ढांचा बहुत कमजोर हो गया है। हर 6 महीने में इस तरह की कोई ना कोई समस्या किसी न किसी प्रांत में आती है, और हम लोग पार्टियों के आपसी झगड़े के ऊपर बहस करते रह जाते हैं। नहीं सर, दुबे जी नहीं करते। आपकी बात से मैं सिद्धांतिक रूप से सहमत भी हूं कि ठीक है, आप एक बनाइए, 2/3 वाला एक कानून बना, लेकिन वो कानून भी इनइफेक्टिव लिख रहा है, काम नहीं कर रहा है। अब इससे भी पीछे थोड़ा और मूल प्रश्न में हम जाएं सर। ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से ठीक है कि आप बहुत सारे बदलाव करिए, लेकिन मूल प्रश्न यहाँ ये भी आता है ना कि अगर मतभेद विद इन पार्टी हो रहे हैं और एक अजीब तरीके की संरचनात्मक लड़ाई कांग्रेस में चल रही है कि जहां पे पुराने और नए के बीच के संघर्ष, केवल ये सचिन पायलट की बात थोड़ी है, यहाँ प्रियदत्त नाराज हैं, जितिन प्रसाद नाराज हैं,
संजय निरुपम नाराज हैं। तो एक दो केस हो तो मान लिया जाए कि विपक्षी उसमें लक्ष्य लगाए बैठा हुआ है कि हम फंसा लेंगे, लेकिन अगर सब जगह ये दिक्कत आ रही है तो पुनर्विचार तो कांग्रेस को करने की जरूरत है ना। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने कांग्रेस की जो अंदरूनी हालत की आप समीक्षा कर रहे हैं, उसके आला कमान की जो आला कमान जिस तरीके से लगातार निष्प्रभावी होता जा रहा है, मैं इस बात से सहमत हूं और इस पर हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं, फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि सबसे पहले जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस के आला कमान की नुमाइंदगी करता है, सर्वोच्च आला कमान है, उसको आपस में एक मजबूत एकता स्थापित करनी चाहिए। जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और राहुल गांधी ने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और इन दो मुख्यमंत्रियों ने, कमलनाथ ने और अशोक गहलोत ने, उसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उसके लिए विभिन्न तर्क दिए गए और इस सवाल के ऊपर जो आलाकमान के बीच का जो मतभेद है, जिसका नतीजा यह है कि राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपना हाथ संगठन से खींच लिया है। अब पिछले दिनों आपके ही चैनल पे अपने एक बहुत पुराने मित्र जो कांग्रेस की बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस के डिफेक्टो अध्यक्ष हैं। मैंने तब भी पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के डिफेक्टो अध्यक्ष क्यों हैं, वो उसके डिजूरी अध्यक्ष क्यों नहीं है? दुबे जी, कल भी इस पे चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसका पुरजोर खंडन किया। मैंने भी उनको ऐसे याद दिलाया कि एक बहुत सीनियर कांग्रेस वॉचर हैं जो बहुत करीब से जानते हैं कांग्रेस को, वो कह रहे हैं कि डिफेक्टो अध्यक्ष राहुल गांधी, तो वो मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं वो कौन है, उनसे सबूत लेके आइए, वो गलत कह रहे हैं, ऐसी तमाम बातें कहते। तो अगर इस डिलेमा में पार्टी के प्रवक्ता है, इस डिलेमा में अगर नेता है और ये बात नहीं सुलझा पा रहे हैं तो सवाल उठेंगे और ऐसे संकट खड़े होंगे। वाजपेयी जी, कानूनी तौर पे भी विश्लेषण आपका चाहिए और इस पूरी परिस्थिति में चूंकि आप एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं तो और बेहतर समझ। राजीव जी एक बार जरा आ रहा हूं, वाजपेयी जी कंप्लीट है फिर आता हूं आपके पास। जी वाजपेयी जी, ऐसा है, देखिए जहां तक कानूनी प्रक्रिया का सवाल है वो तो मैटर सब जुडिस में है, लेकिन दो चीजें हैं इसमें। एक होता है पार्टी का डिसिप्लिन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन कैसे होगा। अगर कोई मिसकंडक्ट करेगा तो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के लिए व्हिप जारी करती है, जो कि प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभाओं के अंदर। उसमें व्हिप जारी कर दिया, 1 लाइन का व्हिप कर दिया, 2 का कर दिया, 3 का कर दिया कि आप इसमें फला पार्टी को वोट करेंगे या फला इश्यू पे ये करेंगे। वो परिधि के अंदर की बात है पार्लियामेंट और विधानसभाओं की। यहां क्वेश्चन जो कोर्ट में उठने जा रहा है वो यही उठने जा रहा है कि क्या चीफ व्हिप अगर व्हिप जारी करता है कि सारे एमएलओ की मीटिंग फला जगह होगी, आप वहां आइए, तो नहीं अगर कोई जाता है तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है सदस्यता से? ये मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो मेरा ओपिनियन बड़ा साफ है कि कर्नाटका का मामला जो अभी एपिसोड हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कहा कि देखिए आप किसी मेंबर को कंपेल नहीं कर सकते कि आप सेशन जाके अटेंड करिए। तो वो फाइंडिंग उस पर आई हुई है और इसी तरह का यहां होने जा रहा है कि भाई आपने कोई विधानसभा के अंदर उनकी हाजिरी नहीं करी। यह व्हिप तब लागू होता अगर आप कहते कि फला को वोट करिए, फला को नो कॉन्फिडेंस में करिए या नहीं करिए। तो ये मामला कल परसों में फैसला होकर जो भी आएगा वो आएगा। अभी उन्होंने स्टे कर दिया, स्पीकर को डायरेक्शन दे दिए कि भाई आप मंगलवार तक कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आज उनको शोकाज नोटिस का जवाब देना था, अन्यथा स्पीकर स्वतंत्र थे कि उस पर कार्रवाई करने को। तो ये तो लीगल मामला। अब आइए आप राजनीति पे। राजनीति तो अब पिछले 1 हफ्ते से ये चल ही रहा है। देखिए हुआ क्या है, पहले दिन से जब से राजस्थान में चुनाव हुए हैं, सचिन पायलट एक तरीके से ये उम्मीद बनाए बैठे हुए थे कि हमको मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके लिए पूरी माथापच्ची हुई, पूरी दोनों तरफ से ताकत आजमाइश भी हुई। अल्टीमेटली उसमें अशोक गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर बन गए और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन जो इनको मिलना चाहिए था रोल, वो कोऑर्डिनेशन इसमें बना नहीं। तो इनकी आपस की लड़ाई है, उसमें बीजेपी को घसीटना या एफआईआर करना। देखिए शुरुआत कहां से हुई, राजद्रोह का मुकदमा अगर आप अपने डिप्टी सीएम पे लगाएंगे तो क्या ऑप्शन बचेगा उसके पास? भी क्या करेगा वो? जबरदस्ती तो नहीं रह सकता पार्टी में। हालात अगर आप ऐसे क्रिएट कर देंगे कि वो अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित महसूस करे तो उसको कोई ना कोई तो एक्शन। इन्होंने बड़ा शोर मचाया कि बीजेपी का ट्रैप है, बीजेपी ने ये कर दिया। बीजेपी तो गए नहीं,
बीजेपी तो ज्वाइन नहीं की, सिंधिया ने ज्वाइन की, खुल के ज्वाइन की, आज वो बीजेपी में। और बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, माफ करना। देखिए, अगर उसको अवसर मिलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से अवसर मिलेगा, तो उसको इनकैश जरूर करेगी। सत्ता पाना हर पॉलिटिकल पार्टी का एक धर्म होता है, तो वो अपना धर्म निभाएगी, उनके डिफॉल्ट से मिलेगा तो भी निभाएगी। तीसरा क्वेश्चन है एफआईआर का। देखिए, एफआईआर ये भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। जो वीडियो कैसेट या ऑडियो कैसेट के मामले होते हैं, उसमें अक्सर ये पाया गया है कि फाइनली वो फेल हो जाती है जब चार्जशीट पे जुडिशियल स्क्रूटनी के प्लेटफॉर्म पे आती है। तो उसके बेस पे अगर ये कहें कि बीजेपी ने कोई ट्रैप कर दिया, बीजेपी उनको लेना चाहते थे, तो ये भी इशू सस्टेनेबल नहीं है। कांग्रेस को अपने घर को, अच्छा एक ही थोड़ी गए हैं, सचिन पायलट पहली बार नहीं गए, सिंधिया गए, उससे आप ये लगाइए शुरुआत कहां से हुई है। शरद पवार, ममता बनर्जी, उसके बाद आसाम वाले वो सोनोवाल, पता नहीं कितने लोग, उसके बाद अशोक चौधरी बिहार के। तो इससे अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकलता है कि सेंट्रल लीडरशिप, जो लगता है प्रथम दृष्टया भी लग रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप चीजों को मैनेज करने में कामयाब नहीं हो पा रही, नंबर 1। और वहां पर भी बाकायदा 2-3 ग्रुप बने हुए हैं। एंड नंबर 2, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड। पुराने जो लीडर्स हैं वो नए को आने देने के लिए रास्ता खाली नहीं करना चाहते हैं, जिससे ये द्वंद्व बना हुआ है। जी वाजपेयी जी, मिस्टर त्यागी, आपके प्रवक्ता जब भी सुरजेवाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने उस सीडी के बारे में 3 बार तथाकथित शब्द तो खुद ही यूज कर दिया। मतलब उनको भी डाउट है कि ये है नहीं। ठीक है, अब आप ये मत कहिए कि वो टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे और फलाना ढिमकाना, ये सब कहने की बातें हैं। दूसरा जो अभी वाजपेयी जी ने समझाया कि एडमिसिबल नहीं, मैं सवाल तो सुन लीजिए पहले सर। सवाल ये है कि राज्य दर राज्य हो रहा है और हाल में 2-3 राज्यों में हुआ है। आप लोग ये सीरियसली क्यों सोचने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि आपके अंदर ही ये सब झगड़ा चल रहा है? मैं अंदर बार बार इस सवाल करो, बहुत हल्के मत लीजिएगा। आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो रादर कि आप अपने अंदर एक विशेष तरीके से इसको डील करें, जैसा कि आप अब थोड़ा सा जागते हुए दिख रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश में पटवारी को एक्टिंग अध्यक्ष बना दिया, इधर हार्दिक पटेल को बना दिया। कोशिश जो ये कर रहे हैं आप, इसको ठीक से क्यों नहीं करते? आप सचिन पायलट के इशू को आपने ढंग से क्यों नहीं एड्रेस किया? आप भी युवा नेता हैं, आप तो अच्छे समझ रहे हैं इस बात को। विशेष रूप से सचिन पायलट जी के विषय में जो आपने मेरे से सवाल पूछा है, वाजपेयी साहब, विशेष रूप से दोनों वाजपेयी बंधुओं को सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति को यदि पार्टी बहुत कुछ देती है तो उस व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो पार्टी को भी कुछ ना कुछ इन रिटर्न दे। सचिन पायलट जी को जितनी कम उम्र में चीजें दी गई पार्टी की तरफ से, ऐसे बहुत सारे अन्य दावेदार थे जिनको मिल सकती थी चीजें, जिनको और उनको भी सम्मान दिया जा सकता था। लेकिन हमारा सवाल इस बात पे बहुत स्पष्ट है, हमारा मानना इस बात पे बहुत स्पष्ट है कि चलिए उनको दे दिया। क्या सचिन पायलट जी ने, पार्टी माँ की तरह से होती है, हर व्यक्ति के किसी न किसी मामले में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद के बावजूद भी पार्टी माँ का आंचल नहीं उघाड़ा जाता है, माँ के आंचल में छुपा जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि साहब एसओजी ने जो जांच की या जितनी भी चीजें चल रही हैं, देखिए एसओजी जांच कर रही है और जांच की जितनी भी प्रक्रिया हो रही है उनको निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें कोई हस्तक्षेप किसी भी का होना नहीं चाहिए। तो हमारा मानना है कि जब तक पूर्ण जांच ना हो जाए तो उस पर टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तीसरा, हाई कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से, और मैं इस बात को प्रिंसिपली मानता हूं और मैं उसको जीने का भी काम करता हूं, कि मैं कोर्ट के विरुद्ध, स्पीकर्स के विरुद्ध, चाहे वो विधानसभा के स्पीकर हो, त्यागी जी, लोकसभा के स्पीकर हो। त्यागी जी, आप सुनिए मेरी बात को। अभी देखिए, अभय दुबे जी ने एक बड़ी बात कही कि मूल प्रश्नों से हम भटक रहे हैं। सुनिए ना आप, मूल प्रश्नों से हम लोग भटक जाते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमको स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। मैं कह रहा हूं चलिए उतनी पीछे नहीं जाते तो कम से कम अपने अंदर की बुनियादी चीजें ठीक है, आप उस पर भी बात नहीं करना चाहते। आप सिर्फ बात प्रोसीजर पे करना चाहते हैं कि एफआईआर का क्या होगा, हाई कोर्ट के फैसले का क्या होगा, और फलाने जी ने गद्दारी की। ये इश्यूज रियल नहीं है, ये इश्यूज प्रोसीजरल हैं जो अब आपके सामने प्रस्फुटित हो रहे हैं, जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी की मूल समस्या को एड्रेस करने की बजाय इस समय की तात्कालिक जो कार्यवाही है उस पर बात कर रहे हैं। मैं वहां ले जाना चाहता हूं आपको जहां पे आपको नहीं, अभी ब्रेक लेना, मुझे त्यागी जी अभी ब्रेक लेना, अभी शुक्ला जी से भी पूछना है कि ये लोग भी जो विस्तारवादी नीति लगातार अपने हुए हैं। हाँ, ब्रेक के बाद, अभी नहीं, अभी तो मुझे ब्रेक लेना है।
तो इन प्रश्नों का अगर आप जवाब नहीं देंगे तो ये समस्या लगातार बनी रहेगी। जब मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के अंदर से ही उनको सपोर्ट दे रहे हैं, तो प्रिया दत्त अभी बनी हुई है ना आपकी पार्टी में, जितिन प्रसाद बने हुए हैं ना आपकी पार्टी में, पढ़िए उनके ट्वीट, वो क्या लिख रहे हैं। इसको एड्रेस करने की बजाय आप दूसरी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। गहलोत जी, आप कह रहे पार्टी मां होती है, अरे तो मां का पिंड छोड़ो ना, 3 बार सीएम रह चुके हो, केंद्र मंत्री रह चुके हो, इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतनी उम्र हो चुकी है, तो अब किसी दूसरे बेटे को मौका दे दो कि हम ही मां के साथ चिपके रहेंगे हमेशा। ये तर्क आपका जो है ना कि बहुत सीनियर है और अनुभव है। तो मैंने आपको 3 उदाहरण देना है। ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक है, बहुत छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और चर्चा हो रही है राजस्थान में आगे क्या होगा। स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, मामला अदालत तक पहुंच गया है। राजू त्यागी जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, सेगमेंट समय कम होता है, शुक्ला जी के पास भी जाना है। देखिए, आपने जो ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था उसका बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, निश्चित रूप से बेहतर संवाद, बेहतर सामंजस्य, बेहतर सहयोग, ये 3 सह की आवश्यकता हम लोगों को है। हम लोगों को बेहतर तरीके से इन 3 सह पे कार्य करना होगा, संवाद, सामंजस्य और सहयोग। दूसरी बात जो आप कहना चाहते थे गहलोत जी के बारे में कि गहलोत साहब इतने सीनियर हैं, इतनी बार रह चुके, देखिए आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात से असहमत होते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चुने हुए विधायकों के द्वारा, जो कि संवैधानिक है, हम नेता विधायक दल का चुनते हैं, तो गहलोत साहब को उस वक्त चुना गया। दूसरी बात, तीसरी बात जो यहाँ पे अभय दुबे साहब ने कही है, उनसे अक्षरशः सहमत होते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को दल बदल कानून पे बेहतर तरीके से काम करना होगा, और विशेष रूप से जो विधायक इस तरह से अपनी सदस्यता छोड़ते हैं या दूसरी तरफ पार्टी में जाते हैं, तो उनको कम से कम 10 से 15 साल तक 3 चुनाव कम से कम ना लड़ने के लिए एक हलफनामा दिया जाए, या फिर क्या नाम उसका एक प्रावधान हो कि वो 3 चुनाव नहीं लड़ पाए। तो इस तरह के प्रावधान करने राजू त्यागी जी, आप लग रहा मजाक के मूड में हैं। किसी पार्टी में आप किसी को बंधुआ मजदूर बनाएंगे क्या कि मैंने आपकी पार्टी से चुनाव लड़ लिया और मुझे आपके नीतिगत फैसले पसंद नहीं आ रहे, आप मेरा शोषण कर रहे हैं, तो मैं इस्तीफा दे दूं, मैं 15 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा? ये कौन सा नियम बनाएंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। देखिए, या तो फिर वो विधायक इस्तीफा दे, जब विधायक ने इस्तीफा दिया किसी व्यक्ति ने, हाँ। इस तरह से कब तक सरकारें चलेगी ये बताइए, तो कब तक सरकारें चलेगी? आपको कोई बात कहनी है, हाँ। किसी भी परिवार में कोई बात कहनी है, परिवार के मुखिया से कहेंगे, जाकर के बात करेंगे। सिंधिया जी के परिप्रेक्ष्य में और पायलट साहब के परिप्रेक्ष्य में इतना जरूर कहना चाहता हूं, इन व्यक्तियों को कहीं भी गांधी परिवार से या हमारे शीर्ष नेतृत्व, अरे पिछले 10, 15, 20 सालों में ये सिर्फ कांग्रेस में ही क्यों हो रहा है भाई? सवाल तो इस बात पे आप लोग करिए ना। आप बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, अभी आपने स्वीकार किया कि हमको इसकी जरूरत है, उसी पे फोकस करिए ना। 15 साल के लिए आप चुनाव रुकवा देंगे किसी को? तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लुटते ही गोप। सर, समय का तो खेल ही है ना, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत समय की होती है, उस पर कोई डिबेट ही नहीं है। वो तो आप जो शेर सुना रहे हो सही। शुक्ला जी, दुबे जी, एक सेकंड में जिनसे पूछ रहा। शुक्ला जी, आप लोग नहीं, विस्तारवादी नीति आप लोग भी अपना रहे हैं। जहां मौका मिलता है, अब आप अगर ये कह दें कि सचिन पायलट कुछ भी कर लें, हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई संपर्क नहीं रखेंगे, देखिए अभी ठंडे पड़ जाएंगे वो। लेकिन आप भी नहीं मान रहे, विस्तारवादी नीति चलेगी। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? देखिए, ये लोकतंत्र के हित में कहां से है? देखिए, जैसा आपने कहा, अभी राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि जो कोई विधायक बन जाए वो इस्तीफा दे दे तो उसको जो है 15 साल चुनाव लड़ने। आप ही कह रहे हैं बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए, आपकी भी राय है। साहब, आया राम गया राम इस देश में ये शब्द लाया किसने, कब आया था, क्यों आया था? फिर आपने 1/3 वाला नियम लाया, आज 2/3 वाला नियम है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी की नीतियों से, नेतृत्व से असहमत है और त्याग पत्र देकर, जो विधायक या सांसद जो भी चुना गया है, त्याग पत्र देकर यदि किसी और दल में जाता है, तो उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये अलोकतांत्रिक कहां से हो गया, असंवैधानिक कहां से हो गया? अब उसके बाद चूंकि आपके हित में इसमें आपको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या है। साहब, जब विधायक जो आपके सिंबल पर चुनकर आया था, जब उसने आपकी पार्टी से असहमत हुआ, आपके नेतृत्व से, आपकी नीतियों से असहमत हुआ, इस्तीफा दिया, फिर जब वो चुनाव लड़ेगा और जब जनता उसको जनादेश देगी, तब वो सदन में पहुंचेगा ना। तो इसमें अलोकतांत्रिक क्या है? अगर शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए,
भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, वो कांग्रेस में चले गए, तो इसका मतलब शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहना चाहिए था, ये कहना चाह रही हैं क्या? ये कहना चाह रहे हैं क्या कि शत्रुघ्न सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, वो जो है वो कांग्रेस में चले गए, तो उनको कांग्रेस में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, इसका मतलब प्रेम शुक्ला जी ये कहना चाहते हैं, बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, नीतियों का, सिद्धांतों का, कार्यक्रमों का, पार्टियों की आइडियोलॉजी का, दुबे जी, और ये देखिए क्या बातें कर रहे हैं दुबे जी, होना चाहिए, कहना चाहते हैं। त्यागी जी, अरे सुनिए भाई, दुबे जी की बात है, आप लोग जो है ना, ये जब नीतियों की, शुचिता की, नैतिकता की और पता नहीं क्या क्या बातें आप लोग करते हैं ना राजनीति में, तो मुझे बहुत सारे उदाहरण याद आते हैं। तो कर्नाटक में तीसरे नंबर की पार्टी, सुनिए आप त्यागी जी, आजकल तो वाजपेयी साहब ये स्थिति हो गई, घर में, परिवार में आप अपने बेटे की गारंटी दे सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना सर, कर्नाटक में तीसरे नंबर की पार्टी को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि दुश्मन नंबर 1 बीजेपी को रोकना है। अब वहां कौन सी नैतिकता और लोकतंत्र का पालन किया गया था कि सबसे बड़ी पार्टी को मौका दिया जाता, उसको 24 घंटे के अंदर डी शिव कुमार ने गिरा के ही दम लिया। तो वहां नैतिकता और शुचिता कहां चली गई थी? जब अपना मौका आता तो भूल जाता आदमी। दुबे जी बहुत देर इशारा करें, अरे रुकिए ना आप लोग जरा, अभय दुबे जी और वाजपेयी जी स्क्रीन में दिखाइए। दुबे जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि राजनीति में घोषणा पत्र, कार्यक्रम, नैतिकता, विचारधारा सबका महत्व है। मैं ये नहीं मानता हूं इनका महत्व नहीं है, लेकिन इन सबसे ऊपर एक और चीज का महत्व है जिसकी चर्चा हम लोग सार्वजनिक रूप से नहीं करते हैं, और वो चीज है सत्ता का बंटवारा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है सत्ता का बंटवारा। आप एक बार सुव्यवस्थित चुनाव अभियान चलाते हैं, जनता किन्हीं परिस्थितियों में आपके साथ होती है, आपके पक्ष में चुनाव परिणाम आता है, उसके बाद आप सत्ता का एक बंटवारा करते हैं। सत्ता के जो दावेदार हैं उनके बीच में सत्ता बांटी जाती है। सत्ता के बंटवारे का जब समीकरण बिगड़ जाता है, उस वक्त आलाकमान की ड्यूटी होती है कि उस समीकरण को वो दुरुस्त करे। देखिए, आलाकमान से अशोक गहलोत पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि सचिन पायलट हमारी सरकार गिराना चाहते हैं, और इसके लिए वो बीजेपी से मिले हुए हैं। करीब 15 दिन पहले सचिन पायलट ने भी अहमद पटेल से मिलकर कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा मतभेद हैं और वो मतभेद एक सीमा पार कर चुके हैं, आप कुछ कीजिए। तो आलाकमान ने न तो अशोक गहलोत के कहने पे कुछ किया और न सचिन पायलट के कहने पे कुछ किया। जो कुछ राजस्थान में पकता रहा सरकार के भीतर, वो हम लोगों के सामने है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इसकी तरफ हम लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ जो लोग सचिन पायलट से हमदर्दी रखते हैं और जिन लोगों को लग रहा है कि उनके साथ कुछ अन्याय हो गया है और अशोक गहलोत ने सत्ता बहुत भोग ली है, अब उन्हें सचिन पायलट के लिए सत्ता छोड़ देनी चाहिए, उन लोगों को ये ध्यान करना चाहिए कि जब कांग्रेस ने चुनाव जीती थी उसके बाद 99 विधायक थे। जब पहली बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई तो बैठक जहां हो रही थी उसके बाहर सचिन पायलट संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसकी नारेबाजी हो रही थी। लेकिन अंदर क्या हो रहा था? अंदर 80 से 85 से ज्यादा विधायक लिख के दे चुके थे कि हम अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए जो करना चाहिए, विधायकों का समर्थन जीतना चाहिए, इस काम में सचिन पायलट उस वक्त नाकाम हो गए थे और आज भी वो नाकाम दिख रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो विधायकों का समर्थन नहीं जीत पा रहा है, उससे हमदर्दी रखने का क्या लाभ है? जी, तो इस पे मेरा सवाल ये है दुबे जी कि जब अशोक गहलोत जी टिकट बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस के नाराज लोगों को, जिनको टिकट नहीं दिया गया था, निर्दलीय के तौर पे खड़ा कराया और जितवाया। ये उनकी एक टैक्टिक्स थी कि वो केंद्रीय नेतृत्व यानी सोनिया गांधी जी पर भी दबाव बना के रखे। ठीक है, ये इसमें कोई बुराई नहीं, सारे राजनीतिक दल करते हैं। उसके बाद जब ये तय किया जाना था, वो सब इसमें क्या है? हाँ, तो जब ये तय हो रहा था, जो आपके मुताबिक 80 विधायकों ने लिख के दे दिया था, तब कहां गई थी वो नैतिकता, शुचिता और आदर्शवाद जो कांग्रेस जिसकी अभी दुहाई दे रही है कि एक व्यक्ति जो 5 साल तक सड़कों की खाक छान के आपको जितवाता है, उसको आप दरकिनार करते, फिर आप विधायक का समर्थन लेते हैं। तो ये पहलू का सवाल यह है कि अगर आप एक सिस्टमिक ट्रांजिशन नहीं लाते हैं, लीडरशिप चेंज का, या अपने आप एलिवेट नहीं करते, नई पीढ़ी को तैयार करते हैं, तो एक परिवार के इर्द गिर्द सत्ता घूमती है और फिर वहां स्वामी भक्त लोग जो हैं उनकी चलती है। यह है कांग्रेस की कहानी। त्यागी जी नहीं है। नहीं, आप जो बातें कह रहे हैं उनसे असहमत होने का कोई कारण नहीं है।
वाजपेयी जी, आप जो बातें कह रहे हैं उनसे असहमत होने का कोई कारण नहीं है, ये तो है ही। और ये कई पार्टियों में, बहुत सी पार्टियों में ये अंदर घटना होती है। बहुत सी पार्टियों की अंदरूनी स्थिति ये है, कहीं मामला ज्यादा है, कहीं मामला कम है। तो बहुत ज्यादा भारत में राजनीतिक पार्टियों के किरदार में कोई बहुत अंतर नहीं है। कांग्रेस इस वक्त थोड़ी पराजय उसकी हो चुकी है, उसका मनोबल गिरा हुआ है, उसके नेतृत्व में उत्साह नहीं है, आपस में एकता नहीं है, इसलिए कांग्रेस बात और यहाँ पे देखिए, हमें विकराल लग रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी पार्टियों में भी परिस्थिति बहुत खराब, भाजपा की राज्यों में कभी परिस्थिति खराब हो जाती है, भाजपा आलाकमान उसको दुरुस्त नहीं कर पाता। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। देखिए, हम और आप एक ही बात कर रहे हैं, जवाब तो इन तीन लोगों को देना है। वाजपेयी जी, मैं आपके सवाल लेके आ रहा हूं। देखिए, जी जी, जो तस्वीर इस समय बनी है उसको सुधारने की जिम्मेदारी त्यागी जी और उनकी पार्टी को है। अब जो शुद्ध राजनीतिक बात हो रही, तो इसलिए बीजेपी उसमें जो काम कर रही है उसको आप अनैतिक कहें, नैतिक कहें, व्हाटएवर, लेकिन राजनीति का अगर ये रूल है और कानून के दायरे के तहत है, संविधान के दायरे के तहत, तो वो करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस अपना घर बचाना चाहती है, वो एक सिस्टम लाना चाहती है, तो उसको ये व्यवस्था करनी चाहिए। वो जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको कहीं ना कहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, राजीव त्यागी जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, इनको क्यों नहीं और नेशनल लेवल पे आगे बढ़ाया जाता है? इनको क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के महासचिव की जिम्मेदारी दी जाती है? क्योंकि वहां पहले से जो जुंडली बैठी वो आने नहीं देगी। ये पर्सनल मत लीजिएगा, ये तमाम जगहों पे स्थिति है कि ये आने नहीं देते, और उस बीमारी से जब तक नहीं निकलेगी कांग्रेस, ये मुश्किल बनी रहेगी। वाजपेयी जी, कि कांग्रेस का अगर आप पुराना इतिहास भी देखें ना, तो उसके वो वाला शेर यहाँ लागू होता है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। मतलब ये जितनी पार्टियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं शुरुआत कांग्रेस से थी। निंगलप्पा से लेके ये अपने वीपी सिंह जी से लेके ये सबके सब वहीं से निकले हैं। लेकिन अब दूसरी लड़ाई है, अब जो विरोध है, ये बात कहने में हमें कोई ऐतराज नहीं है कि जो पुराने लोग हैं, अगर वो नए लोगों को आगे नहीं आने देंगे तो कितने लोग, ये पुराने लोग कितने साल चलेंगे? और मतलब ये भी सोचना होगा। लेकिन कांग्रेस का ये अपना विषय है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन एक दूसरी और इसके साथ साथ बात है कि कांग्रेस के अंदर जो भी लीडर है वो ये भी देख रहे हैं कि हमारा भविष्य यहाँ सुरक्षित है कि नहीं है। क्या कांग्रेस प्रेजेंट गवर्नमेंट से, मोदी जी से ठीक से लड़ पाएगी आगे कि नहीं लड़ पाएगी? किस तरह की इनकी स्ट्रेटेजी बनती है, किस तरह की स्टेटमेंट आती है। हमें तो ये लगता है कि स्टेटमेंट जब राहुल गांधी देते हैं तो वो कांग्रेस के ऊपर सेल्फ कॉल करते रहते हैं हमेशा। मतलब कोई पाकिस्तान जैसे मसले पे या चाइना जैसे मसले पे इस तरह की स्टेटमेंट आती हैं कि उनके पार्टी के खुद जो लीडर है उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको याद है कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट क्या कहा है उन्होंने कि भाई अस्तबल में घोड़े ही नहीं रहेंगे तो बचेगा क्या? तो एक तरह से वो भी सलाह यही दे रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इसको सिस्टम को ठीक करिए। कितने लोग, कितने यंग और पुराने लीडर सब वहां से जा चुके हैं। देखिए, दूसरा एक और है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ 24/7 पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना एजेंडा लागू कर रही है। और मैं फिर ये बात कहूंगा कि अगर डिफॉल्ट से उनको सत्ता मिलेगी तो इसमें कोई अधर्म की बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, अच्छा सुनिए, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बात करते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग, सरकार बचेगी गिरेगी? तजुर्बा क्या कहता है आपको? त्यागी जा रहा हूं आपके पास। देखिए, सरकार का जहां तक सवाल है, अभी पशोपेश में है मामला। हाँ। अभी जो स्थिति बनी है कि हरियाणा में मानेसर में राजेश पायलट, ये अपने सचिन पायलट के पास 19 MLA हैं, तो वो नहीं, उससे तो मामला बनना नहीं है। बाकी आएंगे, अशोक गहलोत बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और मजे हुए खिलाड़ी के अलावा सेंट्रल लीडरशिप के साथ उनके पूरे तरीके से 1-to-1 हर तरह के संबंध हैं, और वो कांग्रेस पार्टी को फाइनेंस करके चलाते भी हैं। तो सेंट्रल लीडरशिप जो है ना, उनके खिलाफ कोई कुछ ना एक्शन ले सकती है ना उनको सजेशन देगी। ये स्थिति बनी है। नहीं सलाह, अरे सजेशन का ही तो सारा खेल है त्यागी जी, एडवाइजरी का तो सारा खेल है। सेंट्रल लीडरशिप की एडवाइजरी में थोड़ी दिक्कत है। देखिए, वाजपेयी जी जो है ना, यहाँ से बैठ करके लोक जनशक्ति पार्टी को फाइनेंस करते हैं, बाकायदा दिल्ली से बहुत सारा कलेक्शन करके पहुंचाते हैं, बिहार से लेकर के और सब जगह। ये उसका जवाब हुआ जो उन्होंने अशोक गहलोत जी के बारे में कहा। ये तो आप जो है ना, मतलब चलिए भाई ये क्या बात हुई? मतलब आप भी सुन रहे हैं वाजपेयी जी कि वो कह रहे हैं कि फाइनेंस करते हैं। क्या मतलब फाइनेंस का होता है? क्या फाइनेंस का मतलब होता है? फाइनेंस मतलब पार्टी के लिए फंड जुटाना, इसमें कोई अपराध थोड़ी है। फंड जुटाया जाएगा कहीं से भी जुटाइए, पार्टी के लिए फंड जुटाना कोई अपराध, गैर कानूनी काम थोड़ी है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज सब। हाँ करिए। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ वाजपेयी साहब, 2-3 चीजें उठी हैं। मेरे मित्र वाजपेयी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना एजेंडा लागू कर रही है। बिल्कुल एजेंडा लागू कर रही है, इसमें कहीं को नहीं, उसको एजेंडा लागू करना चाहिए।
लेकिन देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 14 साल में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ है, 11 साल में सबसे कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। कौन सा एजेंडा लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 14 साल में सबसे कम किसानों की आय हो गई है। कौन सा एजेंडा लागू कर रही है? नफरत का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है। हिंदू मुस्लिम करती है भारतीय जनता पार्टी, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव कर रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप ये पूछिए इनसे कि हरियाणा ही वो प्लेस क्यों है कि जब भी कोई विधायक टूटते हैं कांग्रेस के, हरियाणा में रुकवाए जाते हैं। तो हरियाणा में कौन से उद्योगपति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा पे इतना डिपेंड क्यों है? तो ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बुलडोज करना चाहती है सिस्टम को। और मैं कांग्रेस के बारे में या किसी भी नेता के बारे में जो पार्टियां छोड़ रहे हैं उनके बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हाईकमान को इस शेर का ध्यान रखना चाहिए कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस किसी को भी देखना हो कई बार देखना, कई बार देख करके लोगों को संवैधानिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, संवैधानिक सुधारों की जरूरत है दल बदल को लेकर के। ठीक है। अरे संवैधानिक सुधार तो इतना बड़ा हो चुका, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। शुक्ला जी, ये हरियाणा वाला मामला आपके ऊपर आ गया, वो मानेसर में क्या है भाई? वो होटल का खेल क्या है, किसका है वो? वहां सब लोग क्यों रुकते हैं? बड़ा सेफ टाइप का है। देखो सचिन पायलट जाने, और उसे भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहे हैं आप लोग रुकवाते हैं। कर्नाटक वाले राजस्थान क्यों जाके रुक रहे थे? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के विधायक इनके राजस्थान क्यों जा रहे थे? इनके विधायक क्यों भागम भाग करते भाई? अब कौन विधायक कहाँ जाएगा भाई? देश स्वतंत्र है, इस देश में हरियाणा भी जो है इस संघराज्य का एक राज्य है। अब उस राज्य में कोई आना जाना चाहे, अशोक गहलोत भी 10 विधायक ले जाए, अशोक गहलोत भी 150 विधायक ले जाए, हरियाणा में रहे, वहाँ होटल है, वहाँ रुके, अच्छे से रहे, और किसी राज्य में जाना चाहे उनकी इच्छा है। अब भाई कौन कहाँ जाएगा? अब क्या है, फांसी बात नहीं है ना। देखिए त्यागी जी ये देख लीजिए, भारत है, लोकतंत्र है, ये कोई इटली का माफिया राज थोड़े है कि मैडम जहाँ कहे, मैडम के मना करने के बाद कोई कहीं जाएगा नहीं। सब लोकतंत्र है, जिसको जहाँ जाने की मर्जी करे, जिसको जहाँ जो सूट करे वहां रहेगा, जाएगा, इसमें क्या आपत्ति है? अभी आपको वाजपेयी जी जवाब दे दूं प्लीज? दीजिए। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है सब कि विधायक इधर टूट रहे हैं, उधर टूट रहे हैं। शुक्ला जी, ये समय का चक्र है, जब घूमेगा तो एक दिन आप मेरी जगह बैठे होंगे, मैं आपकी जगह बैठूंगा, तब भी मैं ये बात कहूंगा कि प्रजातंत्र बुलडोज नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र बचेगा तभी देश बचेगा। तब आपने क्यों नहीं कहा था त्यागी जी, जब कर्नाटक में हो रहा था तब आपने क्यों नहीं कहा था? जब कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी को रोक के तीसरे नंबर की पार्टी को, तब आपने क्यों नहीं कहा था ये बात कि लोकतंत्र की हत्या हो रही वहां पे? उस टाइम की डिबेट उठा के देखिए, यदि दो दल संवैधानिक है, यदि दो दल मिलकर, तो यहाँ सचिन पायलट ने कौन सा असंवैधानिक काम कर दिया? यहाँ कौन सा असंवैधानिक काम हो रहा है? यहाँ कौन सा असंवैधानिक काम हो रहा है? 18 नहीं 38 विधायक अगर इस्तीफा देंगे तो उसमें क्या संवैधानिक है? हाउस पे बहुमत सिद्ध किया नहीं किया? मैं कह रहा हूँ जो सचिन पायलट करे असंवैधानिक है क्या? सचिन पायलट साहब को निश्चित रूप से चुनाव में चुने गए थे, तो इस चुनाव चिन्ह पे चुने गए थे, मैनिफेस्टो पे चुने गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पे चुने गए थे। बेहतर होता इस्तीफा देते, उसके बाद ये तो अपनी नई पार्टी बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात करते हैं। वो कांग्रेस में नहीं मान रहे हैं आप? उनको कांग्रेस में मान रहे कि नहीं मान रहे? पहले सचिन पायलट कांग्रेस में है कि नहीं? मैं वाइटर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। सचिन पायलट कांग्रेस में है कि नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक त्यागी जी, दुबे जी के पास जा रहा हूं मैं। देखिए अभी आपने एक बड़ी बात ये कही, देखिए नैतिकता की बातें तो करिए मत। नैतिकता की बातें तब आदमी करता है जब उसका अपना समय फंसता है, ये राजनीतिक सच्चाई। बीजेपी वाले भी वैसे, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं। नैतिकता की बातें तब याद आती है जब अपनी गाड़ी फंस जाती है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो एजुकेशन और इन सब पे बात, अरे पहले अपना घर आप ठीक करिए तो आपको समय मिलेगा इन सब मुद्दों के लिए। आप तो उधर ही फंसे रहते हैं दिन भर। दुबे जी जो आप बात कह रहे हैं, अरे सर दुबे जी, प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा तारीफ की राजस्थान सरकार की कोरोना संक्रमण से लड़ने को लेकर। उससे इसका क्या लेना देना है? उससे इसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस सरकार को कांग्रेस की फाड़ फेंक चाहती है। ये योग्यता प्रधानमंत्री थोड़ी तय करेंगे आपकी पार्टी के अंदर कि ये व्यक्ति योग्य है इसलिए इसको बना रहना चाहिए। किसानों के राजस्थान में माफ हुए। प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं है कि वो आपकी पार्टी के किसी नेता की योग्यता तय करेंगे। नहीं, गहलोत जी बहुत योग्य हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं, इसलिए सचिन जी तुम ठीक बैठे रहो भाई, तुम मत करना। ये थोड़ी करेंगे प्रधानमंत्री जी, ये उनका काम थोड़ी है। आप भी क्या बात कर रहे हो? सरकार बहुत अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, ये इश्यू नहीं है। जरा हाथ हिला दीजिए। अभय दुबे जी
अभय दुबे जी, अरे सर अभय दुबे जी प्लीज बोले बोले जी, अभय दुबे जी हैं, लाइन पे हैं कि मेरे साथ? बोलिए वाजपेयी जी। जी, बोलिए ये जो बार बार त्यागी बोलिए नीरज जी। नैतिकता, शुचिता और बहुत अच्छा काम चल रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि बॉर्डर स्टेट है, वहां की स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और आप लोगों ने उसको 1.5 साल से अनस्टेबल बना रखा है। इसका जवाब दीजिए आप। अभय जी आपके पास है सवाल। देखिए, अपना घर इन ऑर्डर कर लीजिए, उसके बाद आप मैं ये मानता हूं कि एक, हाँ, मैं इसको राजस्थान की राजनीति में मैं इसको रणनीतिक दृष्टि से देख रहा हूं। मेरा कहना है कि अशोक गहलोत साहब की एक सुचिंतित दीर्घकालीन रणनीति है, जो पिछले 6 महीने से वो कदम ब कदम उसको लागू कर रहे हैं, जबकि सचिन पायलट की रणनीति इतनी दीर्घकालीन नहीं है। उन्होंने फौरी तौर पे अभी पिछले कुछ दिनों से अपने पैंतरे लेने शुरू किए हैं और उसमें वो नाकाम हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सही घोड़े पे अपना दांव लगाया था माधवराव सिंधिया के ऊपर, वहां की परिस्थिति भी उनके अनुकूल थी। राजस्थान में सचिन पायलट सही घोड़े नहीं थे, और राजस्थान की परिस्थिति भी, न संख्या और न राजनीतिक परिस्थिति भी भारतीय जनता पार्टी के इतने अनुकूल नहीं थी। यहां तक कि भाजपा के अंदर काफी मतभेद है। आपने अखबारों में आज बेनीवाल का यह बयान पढ़ा होगा कि वसुंधरा राजे चुपचाप विधायकों को फोन कर रही हैं कि वो गहलोत को गहलोत का समर्थन करें, और फिर दूसरा भाजपा का जो पदाधिकारी है वो कह रहा है कि ये बेनीवाल साहब की निजी राय है, हम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में यकीन करते हैं। तो एकता भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नहीं है। तो राजस्थान की राजनीति काफी जटिल है, और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को काटा जा रहा है। इस पूरे में पलड़ा पूरी तरीके से अशोक गहलोत के पक्ष में झुका हुआ है। मुझे उनकी सरकार स्थिर लग रही है, मुझे नहीं लग रहा उनकी सरकार अस्थिर है। जी, समय खत्म हो गया त्यागी जी और शुक्ला जी, अब ज्यादा इस पर बातचीत नहीं कर पाएंगे, समय मेरा खत्म हो रहा है। लेकिन मूल प्रश्न यही है, 2 चीजें मुझे लगता है रखनी चाहिए। एक ये कि कांग्रेस आत्ममंथन करे और पावर का जो ट्रांसफर है जनरेशन वाइज उस पर ध्यान दे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी। और फिर बीजेपी को आप दोष मढ़ के क्या फायदा? वो राजनीतिक दल है, उनका काम है सरकार बनाना, सरकार चलाना, वो बनाएंगे चलाएंगे। तो अपना घर इन ऑर्डर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा रादर की किसी दूसरे को दोष देना, क्योंकि आप राजनीति में बहुत सुचता की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब दल एक ही जैसी काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।